भिवंडी भिवंडी थाने ज़िले का एक शहर है। ये शहर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक हिस्सा है। भिवंडी एक तिजारती शहर और एक बड़ा तिजारती मरकज़ है जो मुंबई और बकिया हिंदुस्तान को मुंबई आगरा हाईवे के ज़रिए जोड़ता है। ये अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। हालांकि हालिया बरसों में माशी बदहाली ने इस शोबे के एक बड़े हिस्से को बंद करने पर मजबूर कर दिया है। 20वीं सदी के अवाइल में भिवंडी एक छोटा सा शहर था जिसमें बुनियादी तौर पर महाराष्ट्रियन आबाद थे। इनके सबसे ज़्यादा आम मशागिल ज़राअत, माहीगिरी और बुनाई थे। मुंबई में टेक्सटाइल की सनत के ज़वाल के साथ भिवंडी अपनी मजबूत और मुस्तकिल ताकत और नकल व हमल के बुनियादी ढांचे की वजह से टेक्सटाइल कंपनियों के लिए पुरकशिश बन गई। बिजली के मुतारिफ होने के बाद हैंडलूम्स की जगह पावरलूम ने ले ली और 1930 की दिहाई में यह शहर टेक्सटाइल की सनत का मरकज़ बन गया। भिवंडी अदब के हवाले से भी जाना जाता है। ये शहर अदब का भी मरकज़ रहा है। तरक्की पसंदों की भिवंडी कॉन्फ्रेंस भी यही मुनक्किद हुई थी जिसमें इस वक्त के तमाम तरक्की पसंदों ने शिरकत की थी। भिवंडी भिवंडी शहर के नाम से भी जाना जाता है जो कि मुंबई शहर से सिर्फ 2 घंटे की मसाफत पर आबाद है। आइए यहाँ की कुछ अहम शख्सियात से इस शहर के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया टीवी न्यूज़। आज हम किसी किताब पर नहीं बल्कि एक शहर पर रिव्यू करने जा रहे हैं। उर्दू ज़बान जहां बड़े बड़े शहरों में दम तोड़ रही है, वहीं छोटे छोटे शहर उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। छोटे शहरों में बड़ी तेज़ी से फल फूल रही है। ऐसे ही एक छोटा शहर जो मुंबई से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। हम बात करें भिवंडी की, और आज हमारे साथ भिवंडी की मशहूर शख्सियत जनाब कॉमरेड असरार साहब मौजूद है। कॉमरेड असरार साहब यहाँ पर मैं समझता हूँ 50 सालों से भी ज़्यादा अरसे से क्या पसंद है। आज हम उनसे बात करेंगे भिवंडी के बारे में, भिवंडी के ताल्लुक। असरार साहब, आपका इस्तकबाल है। आप 50 साल से ज़्यादा अरसे से भिवंडी में रह रहे हैं। हाँ, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ उर्दू की क्या सूरत हाल पहले थी और अब है। आपने जो सवाल किया है थोड़ा सा हमें माजी की तरफ जाना होगा। जैसे भिवंडी शहर या भिवंडी शहर जो भी कह लीजिए, इसकी जो तारीख़ है, पहले बहुत छोटा सा एक कस्बा था, गांव था, जिसको भीमवाड़ी भी कहा जाता था कदीम ज़माने में जी। और बाद में वो भिवंडी बना। बिल्कुल। और आज के दौर जदीद में भिवंडी कहा जाता है। तो यहाँ की जो आबादी थी मुसलमानों की, वो हमारी कोकनी मुस्लिम बिरादरी जो है उन पर मुश्तमिल थी। लेकिन शिमाली हिंदुस्तान में 1857 में जो गदन जिसको कहा जाता है, जो नाकाम हुआ, उसके नतीजे में शिमाल के बहुत सारे ख़ानदान, बिलखुसूस उसमें बुनकर बिरादरी, बुनकर बिरादरी नुमाया थी जो हथकरघा के ऊपर काम करती थी, माशी तौर से वो तबाह कर दिए गए। अच्छा। तो बेसरो सामानी में वो अपनी तमाम असासे के साथ, जिससे मुर्गी बकरी भी होती थी जानवरों में, ये शेरशाह सूरी मार्ग पर निकल पड़ा। और जैसा कि हमें तारीख बताती है, पहला पड़ाव उनका जबलपुर था और जबलपुर में वो अलामतें मौजूद हैं। पावरलूम मरकज़ भी बना बाद में। जबलपुर के बाद फिर हम नागपुर और कामठी की तरफ आ जाएं। दूसरा बड़ा सेंटर बिल्कुल दूसरा बड़ा सेंटर है नागपुर और कामठी बना। तीसरा बड़ा सेंटर धुलिया और मालेगांव बना। और चौथा बड़ा सेंटर ये भिवंडी बना आहिस्ता आहिस्ता। और बहुत बड़ी आबादी बॉम्बे
में रहने लगी। वहाँ चले गए। वहाँ बॉम्बे के आगे अगर शायद बैरर ना होता तो तो वहाँ चले। वहाँ और आगे भी बढ़ जाते, ऐसा मेरी राय है। जब ये लोग यहाँ आए तो कुछ हथकरघा, हैंडलूम जिसको कहा जाता है, उस पर लोग काम किया करते थे। 1930-32 में पावर लूम की कुछ शुरुआत हुई, शुरुआत में। जिसको मरहूम हाजी अब्दुल समद हाजी लाल मोहम्मद या उर्फ आम में समद सेठ कहा जाता है, इन्होंने शुरुआत की पावर लूम। और जब पावर लूम की शुरुआत हुई तो हथकरघा पर भी चल रहा था, हथकरघा पे काम करने वाले लोग पावर लूम पर मुंतकिल हुए। और फिर काफिला दर काफिला शुमाली हिंदुस्तान से, जिसमें बिलखुसूस यूपी के तमाम बुनकर बिरादरी के लोग पैदल निकले और रास्ते में, जैसा मैंने कहा कि जबलपुर, नागपुर कामठी, दुलिया, मालेगांव, भिवंडी, इस तरह भिवंडी की आबादी बढ़ती चली गई। उर्दू ज़बान ही कैसे यहाँ पे इतनी पनप गई और अभी तक वहाँ ये असल में वो लोग खुद लेकर आए थे। अच्छा। जो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ से आए वो अपने तमाम असासे के साथ आए। बिल्कुल। तो शुमाली हिंदुस्तान में जो उर्दू की सूरत हाल थी वो लेकर आए थे, वो मेहनत कश तबका, वो मजदूर, वो लेकर आया था। और जैसे ही उनको मौका मिला, थोड़ा सा उनका रहायशी मसला हल हुआ, कामकाज का मसला हल हुआ, उन्होंने यहाँ भी शेरी नशिस्तें और इस तरह की तमाम चीज़ें शुरू कर। तो ज़माने कदीम से जो लोग शुमाली हिंदुस्तान से आए, बुनकर लोग जो हैंडलूम पर काम किया करते थे, वो अपने साथ ये असासा, अपनी वो सोचो फिक्र, अपनी ज़ुबान, ये शुमाली हिंदुस्तान से लेकर आए थे। एक जो चीज़ मैंने गौर की थी पिछले 2016 में, जिसका मैं भी गवाह हूँ, 2016 में जो कि एक बड़ा अलमिया था नोटबंदी का, और नोटबंदी अक्टूबर में हुई और उसके फ़ौरन बाद दिसंबर के महीने में कौमी कौंसिल ने अपना किताब मिला भिवंडी में मुनक्किद किया था, जहाँ मेरा भी स्टॉल था। और मैं खुद इसका गवाह था कि ऐसे हालात में भी जहाँ लोगों के पास पैसे होते हुए भी पैसे खर्च नहीं कर सकते थे, बैंक में फंसे हुए थे, फिर भी यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई थी। रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई, बेशक। ये वही मिजाज, ये मिजाज एक दिन में नहीं बना। शुमाली हिंदुस्तान की उस बुनियादी बातों को जो आगे बढ़ाया इस शहर में, उर्दू अदब, उर्दू शायरी, उर्दू अफसाना निगारी या उर्दू नस्र, जो भी कह लें आप, ज़माने कदीम में देखेंगे तो उर्दू दुनिया का जितने कद्दावर नाम हैं इस शहर में आ चुके हैं। इस शहर ने उनकी पजीराई भी की है और बड़े आला और मेयारी किस्म के प्रोग्राम भी किए हैं, जलसे किए हैं, सेमिनार किए हैं। सबसे अहम मिसाल उसकी भिमड़ी कॉन्फ्रेंस है। और सबसे अहम मिसाल 1949 में, जी 49 या 51? नहीं 49, अच्छा मैंने 51 सुना था। ओके। तरक्की पसंद तहरीक की भिमड़ी कॉन्फ्रेंस के नाम से मशहूर है। वो कॉन्फ्रेंस थी इसमें चुगताई, साद हसन मंटू, अच्छा सारे बड़े नाम। हाँ, और ऐसे जितने बड़े नाम थे उस दौर के सब मौजूद थे उस कॉन्फ्रेंस में। वो तो बड़ी तारीखी कॉन्फ्रेंस है। और 3 रोज़ तक रईस हाई स्कूल की कदीम इमारत जो है, जी जी जी, उसमें वो चली, जो इलीगल थी, गैर कानूनी थी। अच्छा। महाराष्ट्र स्टेट था, महाराष्ट्र स्टेट नहीं था, बॉम्बे स्टेट असेंबली थी, और मुरारजी भाई यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अच्छा। जब गुजरात नहीं था जी, जब नागपुर नहीं था, बिल्कुल, ये सब इकट्ठा एक इलाका था, कहलाता था। मुरारजी भाई उसके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और महाराष्ट्र नहीं बना था, महाराष्ट्र 57 में बना, बिल्कुल। तो 1957 में महाराष्ट्र बना। तो इस तरह से वो कॉन्फ्रेंस को इलीगल करार दिया गया। तो कल्याण रेलवे स्टेशन पर जो हमने पढ़ा भी है, बुजुर्गों से सुना भी है, कि जिसके हाथ में मेहमान देख लें कि 3 पैकेट चार मीनार है चार सिगरेट, अच्छा, उसके साथ हो लें। अच्छा, ये इशारा था। हाँ, ये इशारा था उनको कि 3 पैकेट हाथ में चार मीनार की जिसके पास हो, जो उस जाने में 1 आने की पैकेट मिलती थी या
एक आने की उम्मीद थी। अच्छा। उनके साथ हो लें। तो इस तरह से उनको बजाय बम्बई जाने से रोका गया और उनको भिवंडी मुंतकिल किया गया। अच्छा। और वो इलीगल कॉन्फ्रेंस, गैर कानूनी कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की नज़र में यहाँ रईसा स्कूल के उस कदीम इमारत में 3 दिन चली। वाह। और जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, मुंतबिन अपने अपने इलाकों में चले गए। जब गवर्नमेंट को पता इल्म में हुआ हाँ। तो यहाँ के पुलिस ऑफिसर, उस जमाने में ये रिकॉर्ड है कि वो सस्पेंड हुआ। अच्छा। ये उसकी तारीख है। और उस ज़माने में उस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वालों, बम्बई के अदबी हल्का जानता है, एक बड़ा अहम नाम है बिलाल मधु, इब्राहिम मधु। इनके वालिद थे मोहम्मद हुसैन मधु, जो बहुत ही बाज़ौक़ थे, बड़े अहले इल्म थे। और आज के ज़माने में अगर हम नाम लें तो उनके पोते मुखलिस मधु, जो रईसा स्कूल में टीचर हैं, उनके पोते हैं। अच्छा। मोहम्मद हुसैन मधु के। और ये इब्राहिम मधु के भतीजे हैं। अच्छा। शादाब मधु इनके वालिद हैं। अच्छा। अब्दुल मजीद शादाब, उनका शादाब तखल्लुस था। अच्छा। तो बड़ा इल्मी घराना और बड़ा अदबी घराना रहा है उनका। इन लोगों ने शिमाली हिंदुस्तान से जो उर्दू लेकर आए थे, या उर्दू का असासा जो लेकर आए थे, उसको बढ़ावा दिया है मरहूम मोहम्मद हुसैन मधु ने। अच्छा। के जो एक ख़ास पेशा है पावर लूम का, और दूसरा है टीचर बिरादरी। यहाँ टीचर बहुत मिलेंगे और पावर लूम बहुत मिलते हैं। क्या इसकी खास वजह क्या है कि ये दो सबसे ज़्यादा, जैसे मालेगांव में भी तकरीबन सेम मामला है भाई? उसकी पावर लूम की एक तारीखी वजह है कि ये लेकर शिमाली हिंदुस्तान से आए थे, और बतदरीज उसमें वक्तन फ़वक्तन हालात की साथ तरक्की होती रही। और पावर लूम जो है आज जदीद शक्ल में जो भी मौजूद है, ये उन लोगों ने ही हैंडलूम लेके आया, तो पावर लूम उसका एडवांस वर्जन है। हैंडलूम लेकर आए थे और उसकी एडवांस शक्ल पावर लूम है। और उसके पावर लूम में भी बड़ी जदीद शक्लें अभी आई हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह के पावर लूम यहाँ चल रहे हैं और काफ़ी तरक्की की शहर में। उसके साथ साथ इस शहर ने अपनी ज़ुबान, अपना अदब, या इससे जुड़ी हुई ज़ुबान और अदब से जुड़ी हुई और जितनी चीज़ें हैं, उसको कभी भी इस शहर ने फरामोश नहीं किया, बल्कि उसको बढ़ावा दिया है। उसकी जद्दोजहद में ये शहर हमेशा लगा रहा है। वो अफराद के नाम भी मैं ले सकता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और हिंदुस्तान के तमाम बड़े दानिश्वर, तमाम बड़े कलमकार, तमाम बड़े फनकार इस शहर में आ चुके हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं बचा होगा माजी का जो इस शहर में ना आया हो, और इस शहर की मेहमान नवाजी और इस शहर की दीगर तमाम बातों से वो खुश ना हुआ। एक आखिरी सबसे अहम बात कि आपका क्या रोल रहा है, हमारे कायरीन को आप बताएं कि आपका रोल क्या रहा है उर्दू के ताल्लुक से इस शहर के लिए। देखिए, मैं सीपीएम में बहुत एक्टिव और मुतहर्रिक था, मगर एक मकाम पर मुझे ऐसा लगा कि तालीम मैदान में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। तो मैंने अपनी उस एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कम करके, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, हाँ, मैंने तालीम मैदान की तरफ तवज्जो दिया। और पिछले 32 सालों से मैं भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी, जो समदिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, समदिया सीनियर कॉलेज, पूरा कैंपस है उनका, कैंपस है बड़ा यहाँ, और जिसमें 3 हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज हैं, एक प्राइमरी स्कूल है, एक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल है, और एक केजी स्कूल है। इस तरह के बहुत सारे अदारे वहाँ चलते हैं, और मुख्तलिफ उसके सेंटर भी चलते हैं, जैसे मौलाना आज़ाद का स्टडी सेंटर चलता है, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर चलता है। ऐसे बहुत सारे अदारे वहाँ चलते हैं। तो पिछले 32 सालों से मैं उस अदारे का एक ट्रस्टी हूँ, एक मेंबर हूँ, और मैंने फाउंडर मेंबर में उस ज़माने में मैं सोसाइटी का फाउंडर मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ काम किया है। और ये सोच कर के कि हमारे अपने बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो ही कुछ होगा, और हमने एक कोशिश की, और आज हमारे शहर में तालीम का मेयार भी है, माहौल भी है, और बहुत अच्छा सिलसिला जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया सर साहब। नया वारक का और शादाब रशीद का और आपका कि
आप लोग मुझ तक आए और मेरे इस तरह के टूटे फूटे ख्यालात को इकट्ठा करने की कोशिश की और भिवंडी के हवाले से। अभी हमारे रूबरू हैं भिवंडी की मशहूर शख्सियत एडवोकेट यासीन मोमिन साहब। यासीन मोमिन साहब जो है वो पेशे से वकील हैं। इसके अलावा उर्दू से इनकी मोहब्बत है, उर्दू दोस्त आप कह लीजिए उनको। उर्दू के लिए उन्होंने यहाँ बहुत काम किया है, उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया है। भिवंडी में जो तारीख़ी किताब मिला हुआ था उनमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। यासीन भाई, मेरा पहला सवाल ये है कि भिवंडी जो है वो हमेशा से उर्दू का हब रहा है। यहाँ पे भिवंडी कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो है वो आपने या आपकी अंजुमन ने क्या क्या सरगर्मियाँ की हैं? देखिए, मुझे याद है ख्वाजा अहमद अब्बास एक दफ़ा आए थे, जो रईस हाई स्कूल का तकरीरी मुकाबला होता है। जी। तो अपनी तकरीर में ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने ये कहा था कि उर्दू का एक खूबसूरत जजीरा है भिवंडी। बलराज साहनी और मुराद साहब और सोहराब मोदी, ये सब बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ आई और इसमें कोई शुबा नहीं कि एक अहम मकाम उर्दू के ताल्लुक़ से अगर आप पूरे महाराष्ट्र में देखें तो भिवंडी का अपना एक इनफरादी मकाम है। और हमेशा इस शहर ने उर्दू की सरपरस्ती की है और आज भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ पर हाई स्कूल बड़ी तादाद में तलबा हैं, हज़ारों की तादाद में तलबा उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं और 12वीं तक वो, अभी मैं रईस हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का मैं ख़ुद चेयरमैन हूँ, तो यहाँ बड़ी तादाद में आज भी 5वीं से लेके 12वीं तक उर्दू मीडियम से बच्चे 12वीं तक उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है और उर्दू का यहाँ इंशाअल्लाह ये जो चिराग है ये हमेशा रोशन रहेगा और यहाँ मुस्तकबिल उर्दू का बहुत ही रोशन है। यासीन साहब, उर्दू के कई कदावर शख्सियतें जो हैं, कलमकार जो हैं, जो भिवंडी आती भी रही हैं, भिवंडी में मुशायरे भी आप लोगों ने मुनक्किद किए हैं, तो ऐसे कौन कौन सी शख्सियतें हैं जिनके आपके ज़ाती मरासिम रहे हैं, और कुछ वाक़ियात सुनाइए आप, कुछ दिलचस्प वाक़ियात। ये तो बहुत तवील सवाल हो जाएगा, इसका जवाब जो है बहुत तवील है। मुख्तसरन कुछ। और देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने पहला जो मुशायरा मुनक़िद किया वो 1984 में किया और वो सिलसिला तकरीबन 2003 तक चला। उसके बाद वो किसी वजह से वो सिलसिला मुनक़ता हो गया। लेकिन मेरे शमीम जयपुरी साहब, मलिक ज़ादा मंजूर साहब, आपके कैब भोपाली और अनवर जलालपुरी, जो वो थे मलिक ज़ादा तो थे ही, उनके बेटे थे जावेद मलिक ज़ादा, और ये बुरहानपुर के शायद लता हया को मैंने इंटरव्यू वो यहाँ मौका दिया रईस हाई स्कूल से, पहला मुशायरा उन्होंने पढ़ा। फिर यहाँ से वो नईम बुरहानपुरी और उससे पहले आसिफ बुरहानपुरी आते थे। और कोई शायर, मुझे याद नहीं पड़ता कि उस वक्त का कोई शायर 80s का और 90s का कोई शायर ऐसा नहीं है जिसको मैंने मधु नहीं, मुशीर झंझानवी तक को मैंने पढ़ाया है। मुशीर झंझानवी तो मैंने चुन चुन के सारे शोरा को मैंने बुलाया। उसका एक बड़ा शायर जमाली का एक शेर यहाँ आज तक लोगों की ज़ुबान पर है, वो तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीं के मसाइल पे बात करनी। तो वो शेर वो भिवंडी को दे गया, वो उसका इंतकाल हो गया। मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ था उनसे। तो इस तरह से कोई शायर ऐसा नहीं जिसको हमने यहाँ मदू नहीं किया। और उससे पहले भी नसीर मोमिन हमारे दोस्त थे, तो उस मुशायरे में तो जिगर मुरादाबादी भी है। खुमार साहब को मैंने बहुत बुलाया, फिर साहिल लुधियानवी को मैंने यहाँ सुना, शकील बदायूनी को मैंने सुना। मलिक ज़ादा साहब कहते थे कि हिंदुस्तान में जो बड़े मुशायरे होते हैं उनमें जो एक मुशायरा है वो भिवंडी रईस हाई स्कूल का मुशायरा। अच्छा यासीन भाई, भिवंडी में आज भी उर्दू लिखने पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। भिवंडी में राइटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और मुंबई से निकलने वाले जितने भी उर्दू अखबार हैं उनका सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन या तो मालेगांव में है या फिर भिवंडी में है। तो मुझे ये बताइएगा कि जो हुकूमत जो है यहाँ की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का क्या अमल दखल रहा है, क्या रोल रहा है
यहाँ की उर्दू स्कूलों के फ़रोग के लिए, और क्या उर्दू की नई स्कूलें यहाँ पे कायम की गई हैं? देखिए, हुकूमत का जो रवैया है वो हमेशा मुस्बत रहा है, और आज भी कोई थोड़ा सा जो नए नए जो डिविजन्स के लिए मुश्किल आती है ज़रूर, कि जैसे अभी हमें 8वीं की या 9वीं की या 11वीं की 12वीं की बच्चे बढ़ रहे हैं और तो स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो नया डिवीज़न लेने में वो थोड़ी दुश्वारी आती है। लेकिन बज़ाहिर जो है हुकूमत महाराष्ट्र का पूरा ताउन हासिल है, और इवन मैं कहूँगा बाला साहब ठाकरे तक के ज़माने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, और उर्दू के तहीं यहाँ के जो मराठी है, मराठी के साथ उर्दू का जो एक ताल्लुक़ है बना हुआ, और मराठी जो लोग हैं वो भी उर्दू की शायरी और उर्दू के जो प्रोग्राम्स हैं उसको बहुत पसंद करते हैं, और उर्दू से एक तरह से मराठी लोगों की भी एफिनिटी, तो बज़ाहिर हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं। जैसे साहब भिवंडी जो है वो पावरलूम का शहर भी है, और पावरलूम में काम करने वाले मजदूर जो हैं वो निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब तबका है वो, तो उनके बच्चों में एजुकेशन का मतलब क्या रेशो है? उनके बच्चे कितने पढ़ने के लिए स्कूलों की तरफ आते हैं या उर्दू स्कूलों में आते हैं? देखिए, मेरा ये मुशाहिदा है, ये गुज़िश्ता 25 वर्षों में, या आप अगर उसको एकदम प्रेसाइज अगर चाहें तो 92 का जो फसाद हुआ जिसमें बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, वो उसने एक तरीके एक ताज़ियाने का काम किया, और पूरी कौम जो सोई हुई थी या जो कहें ख्वाब गफलत में थी वो जागी, हड़बड़ा के उठी कि क्या हो गया है। और उसके बाद आज ऑटो रिक्शे चलाने वाला बच्चा है उसका, वो भी स्कूल में पढ़ रहा है, उर्दू मीडियम से पढ़ रहा है, और वो 12वीं कर रहा है, उसके बाद वो MBBS में भी जा रहा है। उर्दू मीडियम के बच्चे MBBS में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, सब बड़े बड़े तो कोर्सेज़ में जा रहे हैं, ITI में जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीडियम कभी भी कोई हिंड्रेंस नहीं रहा। मैंने खुद उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की। यहाँ के बड़े मुमताज़ पुराने एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर असरार मोमिन, जो मेरे क्लास फेलो थे, उन्होंने उर्दू मीडियम से किया। दिलीप कुमार ने उर्दू मीडियम से अंजुमन में पढ़ा, अंतुले साहब ने पढ़ा, सलीम दुर्रानी ने पढ़ा, मजीद मेमन एडवोकेट ने उर्दू मीडियम से पढ़ा। आपको तो इतनी लंबी तारीख़ है इसकी भाई। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कभी भी माने नहीं रहा किसी की तरक्की में, और उस पर यहाँ के लोग यकीन करते हैं। और वो बड़ी तादाद में यहाँ जितने भी हाई स्कूल चल रहे हैं, रईस हाई स्कूल तो खैर सबसे कदीम स्कूल है, लेकिन और भी व्यूअर्स हाई स्कूल है, साफिया गर्ल्स हाई स्कूल है, अक्सा हाई स्कूल है, ये सब अगर आप जाएँ दौरा करें तो आपको मालूम होगा कि बड़ी तादाद में लड़के, अपनी बच्चियाँ वो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रही हैं, और ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी नुमाइंदगी दर्ज करा रही हैं, और कामयाब व कामरान। जैसे मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि भिवंडी में जो उर्दू राइटर्स हैं, जो अदब की खिदमत कर रहे हैं, अदब तबलीग कर रहे हैं, तो उनका देखिए, यहाँ पर अगर पुराने उसमें देखें तो आपके जान आलम रहबर साहब हैं, शाकिर अदीबी साहब हैं, ये दो तो हमारे पुराने शोरा में हैं। जो और कौन? हाँ, अज़हर कुरैशी नस्र निगार हैं, वो शायरी कम करते हैं। रफ़ी अंसारी हैं, रफ़ी अंसारी एक नुमाया नाम है। और इस तरह से और भी बहुत से लोग हैं जो नए लिखने वाले, बहुत काफ़ी लोग आ गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग लिख रहे हैं, शायरी भी कर रहे हैं, उर्दू में मज़ामीन भी लिख रहे हैं। उर्दू से जुड़ा हुआ है पूरा समाज, एक बात समझ लें। और उसके अलावा ये यहाँ की बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। जैसा कि अभी फरहान साहब ने कहा कि मेरे पास खुद उर्दू के कई अखबारात आते हैं, मैं रिसाले भी ख़रीदता हूँ, और यहाँ माहौल अच्छा है और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इंशाअल्लाह ये मुस्तक़बिल यहाँ कम से कम भिवंडी की सतह पर रोशन मुस्तक़बिल है उर्दू का। पावरलूम के ताल्लुक़ से मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये रूब ज़वाल इंडस्ट्री है, और हुकूमत हिंद को, चूँकि ये टेक्सटाइल जो है ये हुकूमत हिंद का सब्जेक्ट है, और उसमें स्टेट लेवल पर उसका इंटरफेरेंस कम है, तो इस पर हुकूमत हिंद को इस पर सोचना चाहिए कि इसलिए कि लोअर मिडिल क्लास के लोग इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। 4 लूम और 12 लूम या 24 लूम पर मुश्तमिल वो लोग पावर लूम के मालिक हैं, या फिर वो किराए पर लेकर भी चला रहे हैं। इसमें हुकूमत को चाहिए कि जितनी ज़्यादा वो सहूलत दे सके, सट्टा बाज़ारी जो यान की है,
वो बंद होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मुनासिब दाम पे मिले, और ये सब सारे जो पावरलूम इंडस्ट्री जो है ना, वो उस पर जो एक बादल मंडला रहे हैं, ऐसा तबाही के नज़र आ रहा है। अगर वो हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं देगी और जो भी उस पर कारआमद काम करना चाहिए, अगर हुकूमत की सरपरस्ती नहीं हासिल रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद है भिवंडी की मशहूर शख्सियत जनाब अख्तर काज़मी साहब। अख्तर काज़मी साहब पेशे से सहाफ़ी हैं और एक लंबे अरसे से भिवंडी में मुकीम हैं। अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप सहाफ़ी रह चुके हैं और एक बहुत अरसे से भिवंडी में आप जर्नलिज्म कर रहे हैं। आपने बतौर सहाफ़ी भिवंडी शहर को कैसे देखा या कैसे पाया? इब्तदाई दिनों में तो बड़ी खस्ता हालत थी सहाफ़त की, और ख़ास तौर से उर्दू जर्नलिज़्म जो है उसका दूर दूर तक पता नहीं था। जब मैंने भिवंडी में कदम रखा तो ऐसा लगा कि यहाँ किसी अखबार में भिवंडी के मसाइल का कहीं कोई तस्करा नहीं था। अच्छा। हाँ, कहीं कोई तस्करा नहीं था। और जबकि मराठी अखबार, हिंदी अखबार, इसमें बाज़ाब्ते भिवंडी की खबरें छपती थी, उसके नुमाइंदे भी हुआ करते थे, लेकिन भिवंडी में उर्दू का कोई नुमाइंदा भी नहीं था जब मैंने ये शुरू किया। और शुरू भी नहीं किया बल्कि एक दिलचस्पी पैदा हुई कि भाई आखिर इतनी बेतनाई या इतनी मायूसी क्यों है लोगों में जो इस चीज़ को या इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि एक ये थे यहाँ के बड़े अच्छे शायर फैज़ी निज़ामपुरी, उनका इंतकाल हुआ। अच्छा। तो मैं एक हफ्ते तक इंतज़ार करता रहा। मैंने देखा कोई न्यूज़ नहीं छपी उनके इंतकाल की, न इनकलाब में न उर्दू टाइम्स में। यही दो अखबार उस वक्त अपने अरूज पे था, कह लीजिए। भिवंडी में बहुत बिकता था। अच्छा। हाँ, लेकिन उनके एक इंतकाल की भी खबर नहीं छपी। रोड, रास्ते, पानी के मसाइल, साफ़ सफाई के मसाइल और दूसरे जो मसाइल थे वो अपनी जगह पे थे, लेकिन कहीं कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तो मैंने उस वक्त फैज़ी निज़ामपुरी के इंतकाल की खबर बड़ी तफसील से शाया की। तब मुझको लगा कि नहीं यार, ये गुंजाइश तो मौजूद है, भेजा जा सकता है, छापा जा सकता है। इसके अलावा मैंने जो देखा कि भाई यहाँ शुरू में दिलचस्पी नहीं थी। सबसे पहले मैंने 1984 में इनकलाब ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ, बाज़ाब्ते मुझको बुलाया गया, इनकलाब ज्वाइन किया 1984 से 1989 तक, 89 तक। ने भिवंडी शहर की तरफ से? हाँ, भिवंडी को मैंने रिप्रेजेंट किया। और बहुत सारे मसाइल थे मैंने उठाए। उस वक्त 85 में यहाँ भिवंडी नगर पालिका का इलेक्शन हुआ, कई साल की ताख़ीर के बाद। तो फिर मसाइल सब उभर कर सामने आए और उसमें हमने दिलचस्पी ली, लिखा। लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगा। जो होता है आमतौर पे। हाँ, मराठी में क्या छप रहा है किसी को उसकी परी नहीं थी। अच्छा। हाँ, इसलिए कि यहाँ तो यह हालत है कि लोग समझते हैं मुसलमान अगर मराठी पढ़ लेगा तो मज़हब से खारिज हो जाएगा। ये सब जगह समझा। तो इस चीज़ को मैंने महसूस किया था। तो इनकलाब में 89 तक मैं लिखता रहा। 89 के बाद जब एक बड़ा ही मुतअस्सिब किस्म की मुहिम चली यहाँ उर्दू के ख़िलाफ़। अच्छा। मुशायरों के ख़िलाफ़। तो यहाँ तक के भिवंडी नगर पालिका ने एक मुशायरा रखवाया था। उसके 100 साल के पूरा होने पर कि 100 साल पूरा हुआ तो मुशायरा रखा जाए। तो बम्बई के एक मराठी अखबार ने, जिसका नाम नहीं लूँगा मैं, बाज़ाब्ता न्यूज़ छापी भिवंडी नगर परिषद का इस्लामीकरण। और उसकी नोटिस ली गई। नोटिस ऐसी ली गई कि वो मंत्रालय से कटिंग आई यहाँ। अच्छा। हाँ, जवाब तलब किया गया कि क्या हो रहा है। तो जो यहाँ के सदर बल्दिया थे उन्होंने मुझको बताया कि भाई अख्तर भाई देखो ये क्या हो गया। ये तो हम लोगों ने तो अच्छा सोच के किया था, इतना बड़ा प्रोग्राम, सबको बुलाया था, तमाम
शोड़ा के अलावा गैर मुस्लिम शोड़ा भी बड़ी तादाद में आए थे उसमें। एक बात ये भी आती कि बम्बई शहर से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पे भिवंडी है, फिर भी मैं एक ज़माने से देख रहा हूँ भिवंडी शहर को कि उसी खस्ता हाल में है आज भी। हाँ। क्या वजह है? आप सहाफ़ी रह चुके हैं, आपने कितने इन मसाइल को उठाया और कितना काम हुआ इसमें? ये बात मैं कई बार लिख चुका हूँ कि भिवंडी महाराष्ट्र के नक्शे में नहीं है। अफसोस की बात। ये जुमला आप कह रहे हैं। यहाँ के मसाइल तो ट्रांसपोर्टेशन का मसला सबसे बड़ा है। जब रोड रास्ता ही नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा? सही बात। नकलो अमल की सारी परेशानियाँ रोड से मुंसलिक हैं। दूसरी बात रेलवे का है, लोकल ट्रेन से जोड़ने का, बम्बई को लोकल ट्रेन से जोड़ने का। आज 20 साल से ट्रैक मौजूद है, लेकिन लोकल ट्रेन बार बार के वादों के बावजूद लोकल ट्रेन शुरू नहीं हुई तो नहीं हुई। जितने लीडरान आए उन्होंने वादे किए, पेशरफ्त की कि नहीं की वो बोल जानते हैं। हाँ, लेकिन अमल नहीं हुआ। नहीं तो अगर भिवंडी रोड स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन से अगर जोड़ दिया जाए इसको, तो चर्च गेट जाने वाले या वसई विरार जाने वाले या बॉम्बे वीटी तक जाने वाले आराम से जाएंगे। यहाँ सिर्फ एक ही जरिया है कहीं भी जाने का, वो है बस। अब बस की ये हालत रहती है कि आप बस स्टैंड जाने के लिए पहले आपको कीचड़ पानी गड्ढे में जाना पड़ेगा, फिर आप बस में जाएंगे। और बस में जाएंगे, जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे वो बात की बात है। इतने धक्के लगेंगे कि आपको सीट पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये तो मसाइल है। एक बड़ा मसला जिस पे आपने एक मुहिम चलाई थी, जो शादी ब्याह में जो बड़ा खर्च होता है, उस पर आपने एक मुहिम चलाई थी, ज़्यादा मैं जानता हूँ। उस मुहिम के बारे में आप बताइए मुख्तसर से। उसमें देखिए, उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली हम लोगों को। उस ज़माने में जब आमिर खान ने सत्यमेव जयते प्रोग्राम पेश किया, तो सच्ची बात यह है कि हम लोगों ने बड़ी नेक नियति से शुरू किया था कि लोगों को इस बात का एहसास दिला दें कि भाई आप अच्छे काम कीजिए, बिल्कुल दिखावा मत कीजिए। शादी ब्याह में जो फजूल खर्ची होती है वो मत कीजिए। दूसरे ये कि वो आप लड़कियों की शादी पे जितना खर्च करते हैं वो आप उसका हिस्सा दे दें, उसका हक दे दें, उसके लिए प्रॉपर्टी दे दें, लेकिन दिखावा ना करें और फजूल खर्ची ना करें। तो उस वक्त ना बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोग्राम कैंसिल किए। अच्छा। हाँ, मैंने ये रखा था कि भाई मस्जिद में निकाह हो 4 बजे शाम में, दोपहर के बाद, न वहाँ फटाके फोड़े जाएंगे, न खाने का एहतमाम होगा, न फजूल खर्ची होगी। अच्छा। हाँ, और ये तय किया कि भाई वो लोग जो लड़की की शादी में दिखावे का प्रोग्राम करेंगे और लंबा चौड़ा 4000 और 5000 भिवंडी में आम रिवायत है, लोगों को दावत देंगे, ऐसे लोगों की शादी हम निकाह में शिरकत करेंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। सही है। ये काफ़ी दिन तक बहुत अच्छा चला। हाँ, आज भी हमारे एक साथी हैं जो लड़कियों की शादी में खाना नहीं खाते। अच्छा, अच्छा। हम लोग तो भटक गए हैं थोड़ा। इसलिए कि किसको मना करें। सही बात है, सही। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं, भिवंडी में दिखावा बहुत है, कुछ ऐसे लोग भी हैं वो बोलते हैं हमारे पास है, हम क्यों नहीं खर्च करेंगे। हमने लड़के की शादी में किया तो लड़की क्या सोचेगी कि मेरी शादी में क्यों कटौती हो रही है। लेकिन लड़की को ये बता दिया जाए कि जो 10 लाख रुपया हम खर्च करने वाले हैं वो 10 लाख रुपया हम तुमको दे रहे हैं ना। सही बात है। तुम्हारे लिए कोई प्रॉपर्टी हम बना दे रहे हैं, तुम्हारे लिए परमानेंट हो। जैसे हक देना, लड़कियों का जो शरई हक है आमतौर पर अब लोग नहीं देते। बिल्कुल, बहुत आप क्या बहुत ज़माने से चल रहे थे। और हमारी तहरीक का एक ही ये मुद्दा था कि हक दीजिए, खर्च कम कीजिए। अब ये नहीं बोल सकते हमने शादी की, हमने 25 लाख रुपया खर्च किया तो अब हक कैसा। नहीं, शादी करना आपका फ़र्ज था, आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसका हक देना उसका शरई हक है, वो देना चाहिए। भिवंडी शहर पर हमारी ये खास गुफ्तगू आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी ये काविश आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे किसी और शहर के किसी खास शख्सियत के साथ।